meaning of refractive index. There should be no confusion regarding sign and all because that you eventually you will learn ना. अभी तो ये वाले सैटरडे का टेस्ट नहीं होगा ना. नहीं. यू आर नॉट पेइंग अटेंशन दिस साइड. अभी जो मैम से बात हो रही थी वो सुना था. बिकॉज यू बोथ वर बिजी इन 1984. ओके. हाँ. लेट अस सी दैट व्हाट हैपेंस when a light ray enters from one medium to another. थैंक यू. अब क्या होगा कि ये अगर कोई मीडियम है और इस मीडियम से लाइट एंटर हुई और वो इस मीडियम में जाएगी. ठीक है. और फिर सपोज यहाँ पे जहां जहां पे एंटर फेस आएगा. अब ये सब टर्म्स बड़े पर्टिकुलर हैं जिसको हम क्या कहते हैं. एंटर फेस. व्हाट डू यू मीन बाय एंटर फेस. एंटर फेस का मतलब है जहां पे दो मीडियम डिफरेंस जहां पे शुरू होता है यानी कि वो जो लेयर होगी. जैसे तुम अपना स्विमिंग पूल देख रहे हो तो ऊपर हवा है हवा है हवा है. फिर एक लेयर आएगी जिसके बाद वाटर शुरू हो जाएगा. तो वो जो जगह है जहां से वो दो दो मीडियम डिवाइड हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे. इंटरफेस कहेंगे. दैट पर्टिकुलर लेयर विच इज डिवाइडिंग द टू मीडियम इज नोन एज इंटरफेस. करेक्ट. सो अब देखो जरा ध्यान से. इसको क्या बोलेंगे. ये क्या है. नॉर्मल. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. और ऐसे ही यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. इसको भी क्या कहेंगे. नॉर्मल. ठीक है. अब ये मीडियम कौन सा है. मीडियम वन. तो ये कुछ भी हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये वैक्यूम ही हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो इस मीडियम को लेट्स से N1. इस मीडियम को N2 और इस मीडियम को N3. अब ये N1 N2 N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम के. सो N जो है इफ आई कॉल दिस एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं अगर तो ये है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. इस रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. तो अगर सपोज ये वैक्यूम है तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा. C/C हो जाएगा. तो इसलिए वो वन होता है. अब समझ आया. सो अगर मान लो ये वैक्यूम है तो वैक्यूम में हो जाएगा C/C. अरे यार. वी क्या था. VA CWM. दिस विल बी इक्वल टू. सी को तो सी ही रहना है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है. C. सो इसलिए ये कट के क्या आ जाता है. वन आ जाता है.
दैट्स वाई इट बिकम्स वन, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या हो गया, वन हो गया। बता रहा हूं। तो ये तो मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैं वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखूंगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने वैक्यूम का लिया। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं ग्लास का, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं ग्लास का, तो ग्लास में क्या होगा, ये हो जाएगा सी बाय 1.5। जब तुम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास देखोगे तो वो 1.5 टाइम्स स्लो हो जाती है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाता है, 1.5 आ जाता है। अब जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम कहते हो 1.33 है, तो इसका मतलब लाइट वाटर में 1.33 टाइम्स स्लो हो जाती है। समझ में आ रही बात या नहीं? लाइट जो है वाटर में 1.33 टाइम्स स्लो हो जाती है। तो ये तो सारे रिफ्रैक्टिव, तो यानी कि जब मैं किसी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में बताऊंगा, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। तो जब मैं कहता हूं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन आई से डायमंड, तो इसका मतलब है डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा सी बाय 2.42। तो यानी कि लाइट जो है वो 2.42 टाइम्स स्लो हो जाती है डायमंड। तो ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। वैक्यूम है। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट वैक्यूम के बजाय ग्लास से डायमंड में जा रही हो, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वहां पे आ जाता है N2 1। तो जब लाइट किसी मीडियम 1 से 2 में जाती है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं N2 1 बताऊंगा, विच इज N2/N1। ये N2 N1 किसके रेस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। N2 अलग वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है, N1 अलग वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। लेकिन N2 1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब समझ आया? पहले ये पेज बताओ, इस ये पेज क्लियर है एब्सोल्युटली? तो मेरा एक क्वेश्चन है, पानी से लाइट डायमंड में गई। अब पानी का सॉरी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू पानी बताओ। ये पहले ये नोट कर लिया सारा, दिखता है जब मैं होता हूँ, ब्लॉक तो नहीं होता ना? जब लाइट एंटर हो रही है तो बाद वाला मीडियम अपॉन पहले वाला मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन का मतलब लाइट कहां से कहां एंटर हो रही है दिया, मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर हो रही है। लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। हाँ, तो उल्टा। क्वेश्चन पहले ये समझ में आ गया अच्छे से, अब देखो जरा।
ये डायमंड है, ये वाटर है। लाइट एंटर हुई, ऐसे और ऐसे गई। मेरा कहना है कि तुम मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर बताओ, तो क्या लिखोगी? अरे यार, पहले यहां फॉर्मूला बताओ। एन डी अपॉन एन डब्ल्यू, विच इज 2.42 अपॉन 1.33। रफली कितना आ रहा है? मतलब अब लाइट 1.81 टाइम्स स्लो होगी। अब लाइट 1.81 टाइम्स स्लो हो जाएगी, समझ गई दिया या नहीं? इतने क्लैरिटी से मैं बता रहा हूं तो तुम्हें 100% समझ आना चाहिए। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर कहाँ ज्वाइन किया उसने? ये क्लियर है ना? अब जरा तुम लोग एक और क्वेश्चन करो कि मान लो ये लाइट यहां से यहां एंटर हुई, ये वैक्यूम है, ये मीडियम 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, और फिर बाहर निकल गई। ऐसा हो ही सकता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वेरी गुड। इसका N2 विद रिस्पेक्ट टू
इसका N3 विद रिस्पेक्ट टू, और ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम, दिस इज वैक्यूम। अरे यार, एंड दिस इज ऑल्सो वैक्यूम। भाई पक्का स्पेलिंग सही है ना, गलत स्पेलिंग तो नहीं सीख रहे हैं? आप बताओ जरा क्या रिलेशन रहेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। जरा नॉर्मल्स ड्रॉ करना। ये एंगल आई है, ये आर है, ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है, ये I3 है, और ये R3 है। ऐसे ही तो होगा। यहाँ पे वेलोसिटी C है, यहाँ भी वेलोसिटी C है, ये पता है। अब जरा स्नेल्स लॉ लिखो। बताओ भाई, स्नेल्स लॉ लिखते जाओ। साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू N1। नहीं नहीं, कौन सी क्यों होगा? N1 बाई 1। हम्म।
वन तो बाहर है ना। भाई क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू बाद वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले वाला तो वैक्यूम ही है। जब एन वन में एंटर कर रही है तो उससे पहले क्या है, कहाँ से आ रही है। क्या बोला था, क्या बोला था। हाँ, फिर दूसरे पे लगाओ, यहां वाले इंटरफेस पे साइन आई टू, सॉरी साइन यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई आर था ना। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन वन बाई वन। फिर साइन आई वन बाई साइन आर वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। फिर साइन आई टू बाई साइन आर टू इज एन थ्री बाई एन टू। एंड देन लास्ट वन, साइन आई थ्री बाई साइन आर थ्री इज इक्वल टू वन बाई एन थ्री। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब समझ रहे हो, कर सकते हैं ना। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है तो लेफ्ट का सारा मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू राइट का सारा मल्टीप्लिकेशन। यस और नो। अरे भाई, हाँ, अगर x इज इक्वल टू वाई है और सपोज ऐसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई और x1 इज इक्वल टू वाई वन, तो x1 इज इक्वल टू y1, इसमें क्या प्रॉब्लम है, दिस इज। तो इसीलिए लेफ्ट वाले सारे मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू राइट वाला साइड। तो साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आई वन बाई साइन आर वन इंटू साइन आई टू बाई साइन आर टू इंटू साइन आई थ्री बाई साइन आर थ्री इज इक्वल टू एन वन बाई वन इंटू एन टू बाई एन वन इंटू एन थ्री बाई एन टू इंटू वन बाई एन थ्री। इधर क्या बच रहा है, वन। और इधर ये देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो आर इज इक्वल टू आर वन हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आई वन हो जाएगा। देखो चेक करो, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये आर और ये कैंसिल हो जाएगा, आर और आई वन, आर वन और आई टू और आर टू और आई थ्री। तो साइन आई बाय साइन आर थ्री इज इक्वल टू वन आ जाएगा। समझ नहीं है, वर्टिकली अपोजिट देखो जरा, आर इक्वल टू आई वन, यहाँ वर्टिकली अपोजिट, सॉरी इंटीरियर एंग अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। सो आर वन इज इक्वल टू आई टू हो जाएगा और यहाँ आर टू इज इक्वल टू आई थ्री हो जाएगा। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क।
भाई जब ये आर और आई वन इक्वल है तो साइन आर और साइन आर वन भी इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये चेक करो यहाँ पे। ये पैरेलल है। नहीं नहीं, मैंने पैरेलल दिया है। ये मैंने पैरेलल दिया है। ऑल मीडियम्स, ऑल इंटरफेसेस आर पैरेलल। तो साइन आई क्या हो जाएगा? साइन आर थ्री। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। साइन को देख के मत घबराना, दैट विल गिव सम वैल्यू, बस ये याद रखो अभी। दैट विल बी नोन टू यू। साइन साइन मत काट देना। अरे भाई, वो फंक्शन है, फंक्शन को नहीं काटा जाता ऐसे। समझ रहे हो? साइन ऑफ दैट एक वैल्यू है, उसको काट रहे हैं। तो देखो कितना, वही स्नेल्स लॉ बार बार लगा दिया तो कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ आया? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो। ये सबने नोट कर लिया ना? आराम से कर लो। हम्म। ये किसी भी दो मीडियम पे वर्क करता है। हाँ। हाँ। N21 का मतलब लाइट वन से टू में जा रही है, और टू वन का मतलब हो गया कि उल्टा उसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं? बाद वाले मीडियम अपॉन पहले वाला मीडियम, जिधर से रे जा रही है। रे के रेस्पेक्ट में जो बाद वाला मीडियम है, अपॉन पहले वाला मीडियम, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? तो इसमें देखो, ये और ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी। इसका मतलब इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू इमरजेंट रे। तो ये भी लिख लो। हेंस इंसिडेंट रे, भाई नॉर्मल के साथ दोनों सेम एंगल बना रहे हैं तो दोनों पैरेलल नहीं होंगे? सो इंसिडेंट, इसी के नीचे लिख लो, हेंस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमरजेंट रे। ठीक है। एंड हाउ यू विल नो?
कि स्नेल्स लॉ में ये भी होता है ना कि जो रे होती है, अगर रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा होता है। बट ये कैसे पता चलता है? स्नेल्स लॉ से कैसे पता चलता है? बट कोई करके दिखाता नहीं है। बट लेट्स सी। यार एक मैंने ऑनलाइन देखा, एक लेजर वगैरह अवेलेबल है एक्चुअली बहुत सस्ते दामों में। तो अगर हुआ तो मैं वो परचेज करके तुम लोगों को एक्चुअली दिखा सकता हूँ कि कैसे वो टर्न होती है, कैसे बेंड होती है। ओके, तुम्हारे स्कूल में है? हाँ। नहीं, बड़ी इतनी बड़ी नहीं। हाँ वो भी आती है। बट वो थोड़ा सा ऐसी होनी चाहिए कि वो कहीं अटैच कर सको। उसमें थोड़ा सा वैक्यूम होता है ना, तो ऐसे चिपका सको, तभी तो वो रुकेगी और तुम देख पाओगे ना। ओके। अब जरा एक चीज देखो, मान लो कि ये मीडियम है। ग्लास ले ले। कौन सा मीडियम ले बताओ? डायमंड। डायमंड का इतना बड़ा ब्लॉक। क्या ले लूं? बेंजीन। चलो बेंजीन ले लेता हूँ। बेंजीन का कितना है? 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम। और जब बेंजीन में लाइट जाएगी तो कितने टाइम स्लो हो जाएगी? बस अब तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है तुम लोगों को। ठीक है। तो अब देखो जरा, बेंजीन में लाइट घुसी ऐसे, इंसिडेंट हुई, और यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अरे, नो डिफरेंट कलर। ये कौन से स्कूल से आ रहा है? और ये एंगल कितना है भाई? अरे कुछ ले लो। तो ये तो तुम्हारी मर्जी पे है, लेजर तुम्हारे हाथ में है। ये तुम हो। तो लेजर तो तुम्हारे हाथ में है, तो तुम जिस पे चाहो कितने पे इंसिडेंट कराना चाहते हो? अरे कुछ 0, 30, 45, ऐसे कोई नंबर लो जिसका हमें पता भी है। 45। और यहां इट बेंड्स टू, अरे यहां पे कुछ होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, देखना ध्यान से। ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, वैक्यूम से आ रही। अरे वही तो दिखाने जा रहा हूं। अगर सीधा जाती तो कैसे जाती? ऐसे जाती। तो ये एंगल कितना बनाती? 45। अब आईआईटी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि दो मीडियम है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड से दिए। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ भी होता है। लाइट जब एंटर करती है तो वो मीडियम देखता है कि कौन से वेवलेंथ की लाइट आ रही है, उसके हिसाब से अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल लेता है। समझ रहे हो ना? तो उसमें दो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए थे, लेकिन उसने बोल दिया कि लाइट सीधी निकल जा रही है। सीधी निकल जा रही है मतलब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बस यही करना था, वो उन दोनों जो कॉम्प्लिकेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए थे उनको इक्वल कर देना था। समझ आई बात ना? अगर लाइट सीधी निकल रही है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल ही नहीं रहा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लाइट सीधे जाती तो एंगल कितना आ जाता? 45। तो अगर 45 से ज्यादा आया तो इतना मतलब, इसका मतलब इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर 45 से कम आया रिफ्रैक्शन का एंगल, तो इसका मतलब इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो लेट अस कैलकुलेट। तो मैं लिखूंगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1.5/1, क्योंकि जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। तो साइन आई इज साइन 45 डिग्री
बाई साइन आर इज इक्वल टू 1.5। तो साइन आर कितना हो जाएगा, बोलो। साइन 45 बाय 1.5। साइन 45 होता है 1/√2, मतलब 0.707, और अपॉन 1.5। अब जरा ये डिवाइड करो फटाफट कैलकुलेटर से। अरे मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। 0.4713, ये आ गया। ओके। अब तुम्हें अभी ये नहीं, ये जैसे मैंने एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन में बता दिया था ना कि अगर साइन आर इतना है तो आर कितना है। आर यू गेटिंग इट? तो जब मैं इससे निकालूंगा, तो ये 28.1 डिग्री आ जाता है यहां से। आर इज इक्वल टू 28.118। तो मैं क्या दे दूंगा एग्जाम में? यूज साइन आर इज इक्वल टू 0.4713, देन आर इज इक्वल टू 28.18 डिग्री। ये मैं दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि अभी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ये मुझे हायर क्लास में भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही याद रहता है, 0, 30, 45, 60 और 90। बस इतना याद रहता है। ओके। तो जब तुम ये देखे तो 28 आ गया। अब बताओ, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट हैज गॉन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये एंगल छोटा है 45 से। 28.18 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री, hence it bends towards the normal। अब समझ आया? और यहीं पे अगर बाहर वाले मीडियम को मैं 1.5 से ज्यादा कर दूं, तो अपने आप इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दैट यू कैन सी हियर। यहां पे तुम बड़े आराम से देख सकते हो, जब यहां इंसिडेंट होगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि ये एंगल कितना होगा बताओ? नहीं भाई, 28.18 डिग्री। और ये अभी मैंने बताया था, इंसिडेंस और इमरजेंस इक्वल होंगे, तो देखो अवे हो गया। इट हैज गॉन अवे। अब ये फिगर बना लो, सब कुछ क्लियर है। तो जब रेयरर टू डेंसर आ रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम पढ़ते हैं
जरा आपके बुक से। क्लास 10th का वो कहाँ गया? लाइट। एक सेकंड। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, मिरर, ये सब करते हुए, और फिर हम आ गए रिफ्रैक्शन, ये भी कर लिया, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कर लिया, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया। और फिर इस स्फेरिकल लेंस में मैंने क्या क्या बता दिया था? ये बता दिया था ना, कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो फोकस पे आ जाएंगी। और ये दोनों चीजें ध्यान से देख लो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो अगर रेज पैरेलल टू कॉन्वेक्स लेंस आ रही हैं तो वो सारी कहाँ मिलेंगी? फोकस पे। और अगर कनकेव में आ रही हैं, अब ये मैंने आपको बताया था कि अगर इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो तो बेस की तरफ बेंड होती है, इसकी तरफ। तो इसीलिए ऊपर वाली लाइट टुवर्ड्स द बेस बेंड होती है और नीचे वाली लाइट भी टुवर्ड्स द बेस बेंड होती है। तो दोनों लाइट एक्चुअली किसकी तरफ बेंड हो रही है? बेस की तरफ। इसमें भी देखो, ये भी बेस की तरफ बेंड हो रही है और ये भी बेस की तरफ बेंड हो रही है। तो इसलिए यहां अवे जाएगी। जब तुम इसको पीछे मैच करोगे तो ये आके फोकस पे मिल जाएगी। वैसे तो ये इधर चली गई है, बट जब इसको बैकवर्ड ट्रेस करोगे तो कहाँ आके मिल जाएगी? फोकस पे आके मिल जाएगी। समझ आया? ये भी बता दिया था ना। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये सारा कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स लेंस का है कि कहाँ पे होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था या नहीं? ये नहीं किया था ना। तो बस ये करते हैं पहले। नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस में रिफ्रैक्शन ही होता है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही। कैसे? ये देखो लेंस है, ऐसे है लेंस, और ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो। अब लाइट जो है वो ऐसे पड़ी, ऐसे पड़ी।
और इस पे तुमने परपेंडिकुलर डाला, तो एक्चुअली क्या होता है, इट, ये जो एंगल है, अगर लाइट वैसे सीधे चली जाती, बट इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे, और फिर यहां परपेंडिकुलर डालो, एंड देन ये परपेंडिकुलर हुआ ना इंटरफेस पे, समझ रहे हो कि नहीं? तो देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर आके ऐसे टकरा जाती है। तो वो करते नहीं ना, बट एक्चुअली ये हो रहा है, बट दैट इज अ गुड ऑब्जर्वेशन आई वुड से। भाई अगर स्ट्रेट लाइन में ही जा रही हो तो फिर जो तुमने अभी तक पढ़ा कि बेंड हो जाती है, उसका मतलब क्या है? और ये इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट यू सी। तो जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये लेंस बनाया कैसे गया है, बताया था ना? तुम्हारे पास मान लो एक स्फेरिकल बॉल है, ऐसी, इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस यहां है, शीशे की बॉल, उस शीशे की बॉल को कट कर दो ऐसे, और इधर से कट कर दो, बीच वाले पार्ट को हटा के दोनों को ज्वाइन कर दो, और ये दो अलग अलग बॉल का भी ले सकते हो। तो जब अलग अलग बॉल का लोगे तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग होगा, क्योंकि भाई दो अलग अलग बॉल का रेडियस हो सकता है। इसको मिला, जरा मन में सोचो ना, इसको कट किया, इसको कट किया, खरबूजा वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन को एक पार्ट से ऐसे कट मारा, दूसरे पार्ट से ऐसे कट मारा, दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब बस वो वाटरमेलन शीशे का होना चाहिए, अलग अलग। अब एक बड़ा वाटरमेलन लिया, एक दूसरा वाटरमेलन लिया, इसका एक कट इधर मारा, इसका एक कट इधर मारा, और दोनों को जोड़ दिया, अब दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हैं, R1 R2 हो गए। आर यू गेटिंग दिस? सॉरी? तो वो पानी वाला लेंस बन जाएगा, पानी से भी तो लेंस बना सकते हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा, उसके अंदर ग्लिसरीन भर दो, उसका लेंस बन जाएगा, उसके अंदर कुछ और बेंजीन डाल दो, उसका लेंस बन जाएगा, उसको वहीं फ्रोजन कर दो किसी तरह से। वही तो उसने पूछा था। तब तुम क्या सोच रहे थे बताओ? नहीं, जब इसने पूछा तो तुमने इसका क्वेश्चन सुना था? नहीं सुना ना? वही तो ये कह रही है कि बुक में तो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बनी होती हैं, क्योंकि वो बीच के स्टेप्स बुक में नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारा तुरंत क्वेश्चन ये भी तो आ जाएगा कि सर एक बात बताओ कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से कैसे रिलेटेड है, कितना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो कितने फोकल लेंथ का लेंस बने, वो भी अभी तुम्हें क्लास 10th में नहीं बता सकते। समझ रहे हो? अब जल्दी से साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये लिखा हुआ है ना कॉपी में, या नहीं लिखा हुआ है? तुम्हें ये समझ में आया, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये दिया, वो मेरा गायब कैसे हो गया? अरे, जो मैंने लेंस कट इरेज कर दिया था। किसमें? नहीं, तुम शायद एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं सही देख रहे हो, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सॉरी? उस साइड मतलब उस राइट हैंड साइड? अरे तो इधर से आ रही थी तो उधर जा रही थी, अब उधर से आ रही है तो इधर जाएगी।
अब यहाँ पे क्या है, मीडियम ये डेंस है और इधर रेयर है, इसीलिए ये ऐसे जाने के बजाय, अगर ऐसे जाती तो सीधी होती, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। अब यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल ध्यान से देखना है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल इज नॉर्मल ऑन द इंटरफेस। तुम्हें हमेशा प्लेन पे नॉर्मल लेने की आदत है। बट अगर मान लो वाटर बबल हो ऐसा और लाइट रे एंटर करे तो ये नॉर्मल होगा ना, वाटर बबल के लिए। अब लाइट रे एंटर करेगी तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। नॉर्मल इज, फिल इन द ब्लैंक, नॉर्मल इज नॉर्मल ऑन द इंटरफेस, बोलो। नॉर्मल है इंटरफेस पे नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑलवेज नॉर्मल ऑन द इंटरफेस। हम्म। तो जितना तुम पर देखो, जितना वो थिन है, जितना वो शीशा थिन है, तो उसमें लाइट बहुत थोड़े टाइम के लिए ट्रेवल कर रही है ना। और तुम्हारा, जैसे तुम जो भी लाइट जा रही है, अगर उसको मीडियम दूसरा मिलेगा तो उसमें वो चीज होना ही होना है जो स्नेल्स लॉ से होना है। बट अगर तुम्हें बहुत ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू 1। अभी तुम बोतल में देखो, तुम्हें पता चलेगा, बॉटल में कभी देखा है तो पता नहीं लगता कि हर चीज अजीब सी दिखाई देने लगती है। जैसे अपने चश्मे से ही देख लो, अगर इमेज उलट उलट जा रही है तुम्हारे बनने के बाद तो उल्टा दिखाई देगा। अरे भाई, जैसे तुम इसमें देखती हो, अब ये तुम्हारा तो ये नॉर्मल है ना, तो तुम्हारा तो इसने तुम्हें देखने पे तो नॉर्मल नजर आएगा, किसी और को। भाई ये बहुत बड़ी बातें हैं, कि जैसे मान लो यहां पे तुम्हारा नर्व्स हैं, मान लो यहां पे तुम्हारी नर्व्स हैं जो इमेज को कैप्चर करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजने वाली हैं, और ब्रेन उसको प्रोसेस करके देखने वाला है। तो अगर तुम्हारी इमेज यहां बन रही है तो ब्लड दिखाई देगी भाई, क्योंकि अगर इमेज यहां बन रही तो यहां पे तो पीछे तो वो थोड़ा रेस दूर दूर हो जाएंगी ना, समझ रहे हो कि नहीं, तो इमेज ब्लर दिखाई देगी। तो अब सोचो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कि यार यहां पे हमारी सारी ऑप्टिकल नर्व्स हैं और इमेज यहां बन रही है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन कितना सिंपल ढूंढा गया, आगे एक लेंस लगा दिया, लेंस लगा दिया तो अब मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आगे बन रही है कि पीछे बन रही है, अगर पीछे बन रही है तो ये लगा दिया, तो अब इमेज यहां पहुंच गई, ज्यादा कन्वर्ज हो गई, और तुम्हारा ब्रेन एकदम सही से उसको कैप्चर करने लगा, समझ रहे हो। नहीं तो वो उस मेम्ब्रेन को थोड़ा ना इधर उधर कर सकते हैं, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने इमेज को ही शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। लेजर से ये होता है कि हम उस पे जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आई कैसे। तो तुम्हारी, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, कि मान लो ये तुम्हारे तुम्हारे आंख का लेंस है, एक स्फेरिकल कोई मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अब इसका कुछ रेडियस होगा,
और इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग कुछ इसका फोकल लेंथ होगा। समझ रहे हो? तो अब क्या होता है कि किसी वजह से अगर ये इसका शेप चेंज हो जाए तो उसका रेडियस बदल गया, उसका फोकल लेंथ बदल गया। अब जब फोकल लेंथ बदल गया तो तुम्हें प्रॉपर नहीं दिखाई देता, तो तुम क्या करते हो कि लेजर मार के उसका शेप फिर से रिस्टोर कर देते हो। अब वो इसीलिए इतनी महंगी मशीन है, कितना, कहाँ, कैसे कि वो रेस्टोर हो जाए, राइट? वरना पहले तो लेजर की का सारे यूज जो शुरू वाले हैं वो हाई पावर लेजर के यूज हैं, जहां पे किसी चीज को हीट अप कर देना है, बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाना है। फिर एक फिजिसिस्ट हैं, उनका नाम डोना है। उन्होंने डोना स्टिकलैंड। तो हाँ, तो उन्होंने इस पे काफी टाइम तक काम किया। पहले थ्योरेटिकली किया कि कैसे पावर को कैसे रखें कि हम आइस के साथ, जैसे आंखों के सामने आपको पता होगा ना, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं एक लेयर आ जाती है, डाइलेक्ट्रिक लेयर। मतलब एक लेयर आ जाती है जो ओपेक है। जैसे तुम्हारे आंख के सामने मैं कोई पन्नी, पॉलीथीन रख दूं जो कि लाइट को जाने ना दे, तो तुम्हें कैसा दिखाई देने लगेगा? ब्लर। तो वैसी एक लेयर आंख के सामने आ जाती है। तो पहले उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। तो पहले उसको कट करते थे, कट करके हटाते थे। बट फिर बिकॉज लेजर वो काम कर सकती है कि अब जैसे तुम्हारे आंख के सामने इतनी पतली लेयर है, मान लो 1 mm थिक है, तो मैं ऐसी लेजर भेजूं कि बस वो इसी को बर्न कर दे, लेकिन पीछे आंख तक ना पहुंचे। तो इस तरीके के कंट्रोल्ड मैकेनिज्म्स डेवलप किए गए, और जिसकी वजह से लेजर आईज में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरे जो गाइड थे आईआईटी दिल्ली में, वो और डोना एक ही साथ काम करते थे। हाँ, और बाद में उनको नोबेल प्राइज मिला इसके ऊपर। तुम लोग सर्च करना कभी, डोना स्टिकलैंड। तो अब मेरे सर का नाम आरपी शर्मा है, तो उन दोनों लोग के बहुत सारे पेपर्स हैं उस समय के। ठीक है। तो ये चीज है। तो अब जरा एक एक करके देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये पहले देखते हैं। तो तुम्हारे क्लास में हम क्या करेंगे सिंपलिसिटी के लिए, कि यहां बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और हम सिर्फ इस सरफेस से रिफ्रैक्शन लेंगे। मतलब वो जो 2 स्टेप में हो रहा है उसको नहीं बनाएंगे। समझ गए ये बात? बट एक्चुअली वैसा नहीं हो रहा है। लाइट को थोड़ा ही पता है कि तुमने यहां पे लाइन खींच रखी है। लाइट तो जैसे ही मीडियम बदला उसने अपना रास्ता बदला। तो लाइट तो 2 बार अपना रास्ता बदलती है, बट हम ओवरऑल इस तरीके से सिंपलिसिटी के लिए कर लेते हैं कि सारा बेंडिंग यहां से हो रहा है, और वो भी एक बार। समझ गई बात को? इसीलिए देखो यहां पे भी हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो अब पैरेलल लाइट आ रही है, कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। और ऐसे में क्या होगा? इमेज कैसी हो जाएगी? डिमिनिश्ड। सो अगर इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनेगी? स्ट्रेट होती है। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे। वो देखो, इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता? तो ये भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे हमने उसमें भी इक्वेशन यूज किया था ना, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे इक्वेशन है 1/f=1/v-1/v। ये है लेंस की इक्वेशन। 1/f=1/v-1/-इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में है,
उसकी वैल्यू कितनी होगी? -इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। बिकॉज 1/लार्ज नंबर क्या होगा? 0। 1/वेरी वेरी लार्ज नंबर विल बी 0। तो ये हो जाएगा 1/f = 1/v। तो f मतलब v हमें तो v निकालना है ना। v = f। कॉन्वेक्स यूज होता है। ये देखो ऐसा है ना कि वो तो तुम ब्रेन बीच में आ जा रहा है ना। तुम जो देख रही हो वो हाईली प्रोसेस्ड इमेज है। तो जो भी इमेज उल्टी दिखाई देती है ब्रेन उसको सीधा कर देता है। ब्रेन बहुत कुछ करके तब तुम्हें दिखाता है। इवन देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट जहां पे इमेज कैप्चर ही नहीं हो रही है, ब्रेन अपने आप वो इमेज एक्स्ट्रापोलेट करके बना देता है। ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं तो एक डॉट सा उसकी फोकस करके कुछ कर सकता है दूसरी आंख से लेके जो डॉट दिखेंगे बिल्कुल ब्लाइंड हो गया। हाँ, मैंने तुम लोग को वो वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ना, आईज को कंफ्यूज करने वाला। नहीं दिखाया था? अच्छा, एक पेपर देना। नहीं नहीं, जो हाथ हाथ में छेद दिखाई देता है। अरे यार कैसे हो गया ये कि तुम्हें नहीं दिखाया? चलो जल्दी जल्दी। हाँ, एक पेज देना। अब देखो, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे ट्यून्ड है कि वो दोनों आंखों से इमेज कैप्चर करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है और फिर वो इमेज तुम्हें दिखाता है, ठीक है ना। अब अगर तुम्हें दिखाया नहीं था मैंने ये? कब? अच्छा, तो अब जैसे तुम इसको ले लो और एक आंख ऐसे कर लो, ठीक है, और एक आंख बंद नहीं करनी है, दोनों से तो और उसके बाद हाथ यहां लेकर आओ और दोनों आंख खुली रखो, तो थोड़ी देर में ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। एक आंख सोच रही है कि टनल है और एक आंख के सामने हाथ है, तो वो दोनों का कुछ मिक्सचर सा दिखा देगा कि हाथ में छेद है। करके देखो। दोनों आंख अब पास लाओ ना, आंख उसके कागज के पास लाओ भाई। तुम हाथ उस वाले आंख पे रखो, उस वाले आंख पे दोनों आंख यूज करना, बंद नहीं करना। अरे भाई, ये एक आंख पे रखो ना और ये दूसरे हाथ पे रखो। हाँ ठीक है थोड़ा दूर रखो हाथ, थोड़ा एकदम पास है। वो तो आंख से जो कैप्चर हो रहा है उसके बाद बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहा है ब्रेन। जैसे तुम्हारा आईफोन होता है ना, वो जो पिक्चर क्लिक करता है और जो पिक्चर दिखाता है उसके बीच में बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट प्रोसेसिंग है। और तुमने की करके देखा? हम्म। नहीं तो वो सब कर लेता है ना, उसको पता है। हम्म। हाँ, तो वो जानता है। नहीं, लेंस इन्वर्टेड नहीं बनाता है। वो सब वो करके देख लेता है कि क्या करना है उसको। अगर तुम्हें कोई चीज उल्टी है तो उसको सीधा नहीं करेगा। समझ रहे हो? उससे इससे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस उसके अंदर है ना। आसपास की चीजों को भी देखता है उसके हिसाब से वो। अब जैसे मान लो तुम बैठे हुए हो और अभी कोई यहाँ शीर्षासन करने लगे, तो समझ रहे हो, तो उसको उल्टा दिखाएगा मुझे और तुम्हें सीधा दिखाएगा। और क्या, तुम सीधे बैठी हुई हो, एक बंदा यहाँ शीर्षासन कर रहा है, तो शीर्षासन वाले बंदा मुझे उल्टा दिख रहा है ना। तो ब्रेन को ये पता है सारी चीजें।
तो ऐसे बहुत सारे एल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे उसकी ट्रेनिंग इतनी हो रखी है ना, अगर उससे कुछ भी अलग करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अभी रुक जाओ, ये एक चीज ये देखो बस, 1/f = 1/v - 1/u, बस एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, इससे सारे निकल आएंगे। अब u को तुमने क्या रख दिया, -∞, तो f क्या आ गया, v आ गया। और f कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है, तो v भी कैसा आ गया, पॉजिटिव, मतलब इमेज किधर बनेगी, राइट बनेगी। और उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। v कैसा है, पॉजिटिव, और u कैसा है, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन कैसा आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो, इमेज कैसे बनेगी, इमेज, बिकॉज इट इज व्हाट, m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टी बनेगी। समझ आया, दिया या नहीं। अब ऐसे हम हर चीज में देख लेंगे, किसी भी केस में, किसी भी सिनेरियो में देखें। चलो ठीक है, ओके।